तो हमने कल तक पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। आज हम जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो कि 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका विकास जो है इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के मध्य हुआ है, ठीक है। कि कौन कौन सी नदी? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, जो कि दजला और फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। यह सभ्यता किसी ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। क्या कहता है? जिगुरद कहा जाता था, समझिए। इसमें मंदिर क्या कहता था? जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। कौन कौन से थे? 4 भाग थे मेसोपोटामिया सभ्यता के। पहला था सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा था बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा था असीरिया की सभ्यता, चौथा था कैल्ड्रिया की सभ्यता। और झूलता हुआ बगीचा जो है ये बेबीलोन में स्थित है। कहाँ है? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक की सभ्यता को थोप दिया था, ठीक है। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, इसके समय क्या था? ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? तो ये सिंधु सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी? तो ये जो है 3100 ईस्वी पूर्व पुरानी है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास जो है फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। कब किया था? इसका विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड जो है, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। ठीक है। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन सुदृढ़ था। किसका? मिस्र की सभ्यता का रसायन क्या? सुदृढ़ था। और गीजा का पिरामिड यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। किसमें? मिस्र की सभ्यता में गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, समझ गए। फिर अब बात करते हैं रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित थी। ये रोम की सभ्यता यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इसने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। रोम की सभ्यता, इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर और अगस्टस थे, ठीक है। कौन कौन थे? रोम सभ्यता के सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या जो है धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। और इसका एक और कोटेशन से क्या कि जूलियस सीजर नामक नाटक जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक नाटक लिखा है, ठीक है। बात करते हैं फारस की सभ्यता के बारे में, ठीक है। यह वर्तमान ईरान में थी, ठीक है। यह वर्तमान फारस की सभ्यता जो है वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास जो है तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को ये मानते थे। इनकी भाषा क्या थी? फारसी थी तथा ये पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। सिकंदर क्या था? इस धर्म को अंत कर दिया था। बात करते हैं स्पार्टा के बारे में। स्पार्टा क्या है कि ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात थी। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था।
स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीक्स के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। यानी मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था और जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था। ठीक है, यानी कि स्पार्टा जो 300 मूवी आई थी 1 और 2 करके, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, समझे ना। फिर ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये जर्कसीज कर रहा था और जर्कसीज ने क्या करा था कि धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। यह हवांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता उपजाऊ भूमि के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? पीली नदी की सभ्यता। यह 5000 ईसा पूर्व विकसित थी और हवांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता क्या थी? अपने उपजाऊ भूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। समझ गए आप लोग। और ये ऐतिहासिक काल है। देखिए, ऐतिहासिक काल से शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखित स्रोत, यानी ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल में क्या आता है कि वैदिक काल से लेकर अभी तक के इसका समय आता है। समझ गए। चलिए आइए, ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है, तो एक हमारा आता है पुरातात्विक, फिर आता है विदेशी यात्रा, फिर साहित्य। पुरातात्विक में हम सिक्का के बारे में उल्लेख करते हैं, फिर अभिलेख। और साहित्य में आता है धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक हमारा आ जाता है ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण में क्या आता है? वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में कौन सा आता है? जैन और बौद्ध। ये हमारा क्या है? गैर ब्राह्मण में है। ठीक है, तो बात करते हैं सिक्के के बारे में। देखिए, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सिक्के का न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। यानी टेराकोटा का सिक्का कहाँ बना था? सिंधु सभ्यता में बना था। पॉइंट नंबर 2, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला जो है धातु का सिक्का था। कौन? आहत सिक्का पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के जो मौर्य काल में प्रचलित हुए थे। ठीक है, पर्ण चांदी के सिक्के थे, मौर्य काल में प्रचलित हुए थे। सीसा का सिक्का सतवाहन काल में प्रचलित था। सीसा का क्या था? सीसा सतवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा? यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का जो किसके द्वारा? कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। सर्वाधिक मात्रा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का जो है गुप्त काल में प्रचलित हुआ था। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। उसमें क्या थे? स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का का गुप्त काल में प्रचलन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। ठीक है, चांदी का सिक्का कब हुआ था? गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। मयूर शैली का सिक्का
गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। ठीक है, मयूर शैली का सिक्का क्या था? गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का जो है हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। चमड़े का सिक्का क्या था? हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपये, रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, समझ रहे। फिर आते हैं दाम। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी में, रुपये के शेरशाह सूरी में, और सोने की ये सर्फियाँ जो हैं शेरशाह सूरी ने ही की थी। यानी ये जो 3 पॉइंट है, रुपये का, दाम का और सोने का संग्रह क्या था? शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। ठीक है, और कौड़ी का प्रयोग हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। और चमड़े का सिक्का द्वारा चलाया गया था तो ये हुमायूं का द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जो कि शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था, समझ गए। अब बात करते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए अभिलेख क्या होता है। देखिए अभिलेख होता है कि जो पत्थरों को खोदकर लिखना जो है अभिलेख का। जो पत्थर में जो हम लोग बनाते हैं, लिख कर जो लिखते हैं उसको हम अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। जो छोटे पत्थर पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, यानी छोटे पत्थर पर लिखते उसे हम शिलालेख कहते हैं, और पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है, और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना जो है स्तंभ लेख कहलाता है, समझ गए। और अभिलेखों का अध्ययन किसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों का अध्ययन, समझ गए। अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहलाता है। तो चलिए अभिलेख तक हमने करा था। कल हम पढ़ेंगे प्रमुख अभिलेख के बारे में। ठीक है।